व्यक्ति की आजादी जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो सरकारों के खिलाफ यूज ना हो, इसीलिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि हमारे जाने माने पत्रकार साथी हैं नौजवान, जो एक बुलंद आवाज है अनुराग ओझा, उनपे भी यहाँ बिहार में पटना में ही जंक्शन के पास हमला किया गया है। वो हमला इसलिए किया गया है कि वो मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं। विरोधियों को लगता है कि वो इस हमले से उनकी आवाज को दबा देंगे। कहीं पत्रकारों पे गोली चल रही है, आपने देखा हमारे यहाँ पे यूपी में वाजपेयी पत्रकार थे, उन पे सरेआम गोली उनको मारी गई। ये हिंसा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद बढ़ी। पहले विरोध को सहन करना पड़ता था, विरोध को सुनना पड़ता था। आज लोगों में इस सरकार के नेताओं के नारों की वजह से, नारा आता ना गोली मारो सालों को, इन नारों की वजह से लोग हिंसक हो गए और वो हिंसा का सहारा लेके न्याय के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाना चाहते हैं। हालांकि संभव नहीं। आप जितना किस चीज पे जोर लगाओगे दबाओगे, उतना ही शक्ति से आप एक पे जोर लगाओगे 10 तैयार हो जाएंगे। आप तो देखना सोशल मीडिया के जरिए हर घर में पत्रकार तैयार हो रहा है, तो कितने लोगों पे हमला करोगे? अगर ये जिन पे हमला हो रहा है वो लोग एकजुट हो गए तो शायद जो है सरकार को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ आप सबके माध्यम से कि वो हमारे साथी की FIR दर्ज करके और उन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने इस तरह की हिंसा करने का काम किया है। क्योंकि अगर इस तरह की हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं तो कल वो किसी और को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बोधगया कब पहुंच रहे हैं? बोधगया के अभी मंत्री जी आए थे, मेरी बात हुई है उनसे और मैंने उनसे कहा कि जब भी वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करेंगे या फिर वहां से कोई इस तरह के संदेश देने का काम करेंगे तो मुझे एक दिन पहले बता दे तो मैं आ जाऊंगा। एक युवा जो सर आपका आदर्श मानता है वो 7 महीने से जेल में है, बलवंत दास। मुझे आदर्श मानता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। मैं संविधान के आधार पर करता हूँ, मैं ऐसा कुछ कहता नहीं जिसके बाद फिर जो है अपनी बात से पीछे हटना पड़े। सर आप बेगमपुरा की बात करते हैं तो कैसे बेगमपुरा बनेगा, क्या प्लान है? हाँ, राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा तो बेगमपुरा बनेगा। बेगमपुरा का मतलब समझते हो? बेगमपुरा, बिना गम का राज, जहाँ किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, वो कोई किसी जाति का हो किसी धर्म का हो। तो मैं मानता हूँ इससे अच्छा राज नहीं हो सकता, जहाँ लोग बिना गम के जीवन जिए। मैं उसी विचार की बात करता हूँ। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये एक विस्तृत ऐसा समाज की व्याख्या है जहाँ सब लोग इंसाफ पसंद हो, सबके जीवन में खुशहाली हो। कोलिजियम सिस्टम पर मैं कल आवाज उठा चुका पिछले 2 दिन में, आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट के माध्यम से। मुझे लगता है कि अब कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे साथ पास ये सरकार का जो है, सरकार के अंदर डर पैदा हो गया। वो पत्रकारों की आवाज को रोकना चाहती है, ये लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे, ये अच्छा नहीं। ये डर जो है सरकार का जो झलक रहा है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता सूझ समेत इसका हिसाब चुकाएगी। सर कुछ दिन पहले ही छपरा के अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के बाहर आपकी तस्वीर लगी थी पोस्टर में और लिखा गया था कि चंद्रशेखर आजाद देश के लिए खतरा है, चंद्रशेखर आजाद भारत छोड़ो, चमारो भारत छोड़ो, और एक जाति विशेष का नाम भी लिखा गया। मैं कल सरकार के एक मंत्री से, मेरे साथी हनुमान बेनीवाल जी, उनके कार्यक्रम में मिला था। मैंने उनको भी कहा कि सरकार के लोगों को इस तरह की सोच बदलनी चाहिए और सरकार से जुड़े हुए जो संगठन है उनको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। इस देश से कोई किसी को निकाल नहीं सकता। रही बात चंद्रशेखर के फोटो को टिप्पणी करने की, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं आलोचना से नहीं डरता ना विरोध से। आपको नहीं पता, मैं उड़ीसा गया था। जब मैं उड़ीसा गया तो वहाँ 200-300 लोग के ग्रुप ने आके आंदोलन किया, धरना के नारेबाजी। मैंने उनको, हमारे साथियों ने कहा कि वो ऐसा करना, मैंने उनको कहा कि अच्छा है, करने दो, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो विरोध अपना दर्ज करा सकते हैं। लेकिन विरोध और उद्दंडता में फर्क है। विरोध अगर उद्दंडता के रूप में परिवर्तित होगा तो फिर उसको, उस चुनौती को स्वीकार करना में आता है। तो कुछ दिन पहले ही संसद से तस्वीरें वायरल हुई जिसमें आप चिराग पासवान के साथ देखे गए, क्या कुछ बातें हुई है चुनाव की? देखो, फिर मैं आपसे कहूंगा, चिराग जी या गिरिराज सिंह जी या आज नीतीश कुमार जी भी, आपको याद होगा मैं नीतीश जी से मिला था जी। तब सब लोग खुश थे कि नीतीश जी अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएं या इंडिया को छोड़ के भाजपा को हराने वाली टीम में शामिल हो जाएं। मैं ये प्रयास करता रहता हूँ, मैं सभी से कहता हूँ कि भाई वो आज के हालातों में छोड़े। मैंने कल गिरिराज सिंह से भी कहा कि वो भी छोड़े, इस सरकार को छोड़ के वो भी, आज ये समय है कि वो न्याय के पक्ष में खड़े। मैंने मिले हैं सर आप गिरिराज सिंह से? मैं मानव, मेरे अंदर किसी के प्रति कटुता नहीं। कोई अगर मुझसे हाथ बढ़ाता तो मैं दुश्मन से भी गले मिलता हूँ। लेकिन मेरे विचार, और मैंने फिर आपसे कहा
कल गिरिराज सिंह जी सोचो ये पार्टी ज्वाइन बदल के इधर दूसरी पार्टी में आरजेडी में चले जाए तब क्या होगा। मैं व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, मैं वैचारिक विरोधी हूं। मैं मेरा आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से विरोध है, उनकी नीतियों की वजह से वो रहेगा जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलते। जैसे हम कई बार लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप ब्राह्मण और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके विरोध में रहते हैं। मैं उनके विरोध में नहीं, मैं चाहता हूँ वो समता के मार्ग पे आए। इस देश के हर वर्ग का व्यक्ति समता के मार्ग पर, वो इंसान को इंसान माने, वो उनके साथ जो है इंसानों जैसा बर्ताव करे, वो जन्म के आधार पर श्रेष्ठ मान के दूसरे को नीचा मान के छोटा मान के उसके साथ हिंसा या अपमानजनक रवैया ना करे। तो मैं चाहता हूँ ब्राह्मण इस देश के ब्राह्मण, इस देश के क्षत्रिय, इस देश के वैसे भी समता के मार्ग पर आ जाएं। लेकिन जो नहीं है, और जिस दिन ये आ जाएगा सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो शायद हम एक महान शक्ति देश के रूप में बन पाएंगे और दुनिया में हमारा जो है वो परचम लहराएगा। लेकिन सर आप पर हमले करने वाले का तर्क ये है कि चंद्रशेखर आजाद एंटी हिंदू है, एंटी ब्राह्मण है। कैसे? मैंने कौन से ब्राह्मण की भैंस खोली भाई बताओ? ये तो हमले करने वाले ही का तर्क है सर। ठीक है, वो अब मैं कह रहा हूँ आप कोई अपराध करोगे तो आप अपने अपराध के पीछे कोई ना कोई तर्क तो दोगे भाई। अगर आप अपराध करोगे तो उसके पीछे तर्क नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो कुछ का तर्क ये है, कुछ का तो कहना ये है कि चंद्रशेखर को अपने लोगों की लड़ाई लड़ना बंद कर देना चाहिए। जो लोग हम कमजोर वर्गों पे हमला नहीं रोक पा रहे, अच्छा इतने जो जुल्म हो रहे हैं, ये बिहार में तो मैं बहुत कम आ रहा हूँ, तो बिहार में जो रेप हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, इस पे क्या तर्क है उनके पीछे? ये रेप करने वाला क्यों रेप कर रहा है? हत्या करने वाला हत्या क्यों कर रहा है? हत्या करने वाला तर्क दे रहा है कि बस मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तर्क इसकी हत्या कर दी। और रेप करने वाला क्या तर्क देगा कि मुझे लड़की सुंदर लगी इसलिए मैंने रेप कर लिया? क्या इन तर्कों के आधार पे आप किसी के अपराध को अपराध नहीं मानोगे? जो किसी पे हमला करेगा वो कोई भी हो, उसको उसकी सजा कानून के रूप से मिलेगी। मैंने जो सवाल आज आपके सामने किया है आप उसको पूछो कि जो लोग रेप कर रहे हैं वो इसके पीछे अगर आप उनसे पूछोगे कि इसका कारण क्या है, पहले तो वो कहेंगे हमने किया नहीं, अगर वो मौके से नहीं पकड़े गए, लेकिन अंत क्या कहेंगे? ये लड़की एरोगेंट थी, ये लड़की घमंड में थी, ये लड़की जो है इसने मेरी बात नहीं मानी, तो इस आधार पे आप रेप कर लोगे? मेरा मानना है अपराध के पीछे कोई तर्क नहीं हो सकता। चंद्रशेखर मानवतावादी और मानवता का लिए काम कर रहा है और मेरी किसी जाति धर्म से कोई लड़ाई नहीं, वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है मांझी जी, और वैचारिक लड़ाई रहेगी। आप अभी मैं उनसे भी मिला, जितने नाम मांझी से आपको पता नहीं पता है, मैं उनसे मिला और मैं आपको बता रहा हूं, मैं उनके पास गया मिलने के लिए, बड़े हैं हमारे, और मैंने उनसे जानने का प्रयास किया क्योंकि उनके पास बड़ा अनुभव है कि आपने आंदोलन कैसे चलाया, क्या मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ? 1 घंटा में उनके पास बैठा। बिहार में दलितों को भगाया जा रहा है, भूमिहीनों को। अब वो यहाँ पावर में होकर नहीं कर रोक पा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ चिराग जी पावर में है, यहाँ मांझी जी पावर में है, और वो फिर भी नहीं रोक पा रहे, तो मैं क्या करूँ? अगर मैं उनकी जगह होता और अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाता तो लात मार देता कुर्सी को उसी दिन। तो भीम आर्मी आंदोलन करेगी, वे रोज कर रही है। आप कहाँ, पिछली बार आप कहाँ से आए? रोज तो बीमारी में आंदोलन कर रही है। सर पिछली बार पटना में आए थे तो आपकी जिस तरीके से भीड़ जुटी थी, चर्चा का विषय बनी थी, उसको लेकर एक पत्रकार ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि चंद्रशेखर आजाद बिहार में एंट्री मार चुके हैं, क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन होगा? इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सब लोग उत्तर प्रदेश की पार्टी अगर बिहार में आकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम कहाँ लड़ेंगे? देखो तेजस्वी का अपना अधिकार है, वो क्या कहते हैं क्या करते हैं मैं उनको नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों ने तो सभी की सरकारें देखी, उनकी स्थिति कितनी बदली है इसका जवाब जिन लोगों की सरकार रही है उनको देना चाहिए। SC ST OBC की स्थिति कितनी बदली है इसका जवाब, माइनॉरिटी में मुसलमानों की, सिखों की, जैनों की स्थिति कितनी बदली है इसका जवाब जो है वो सारी पार्टियों से हम लोग मांगने काम कर रहे हैं। और अगर ये पार्टियां इतनी अच्छी है तो फिर यहाँ बिहार में इतना प्रेम हमें क्यों मिल रहा है? आप बताओ मुझे। उसका एकमात्र कारण है क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब तक हम पे अच्छा ऑप्शन नहीं था तो हम इन दलों को वोट दे रहे थे, ये हमारा वोट लेके अपना काम कर रहे थे। अब हमारा अपना दल आ गया है। काशीराम साहब कहते हैं दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, वहां आदमी मालिक होता है। तो यहाँ हमारा आदमी नेता बन रहा है, आत्मसम्मान जी रहा है, थाने कचहरी में जाके अपनी बात कह रहा है, अपने लोगों को न्याय दिला रहा है। इतने जुल्म हुए, कौन से में गए यहाँ के नेता जिन्होंने जाकर किसी गरीब की लाश को उठा, किसी बच्ची को? मैं आपको मामले गिनाऊं, मैं आपको मामले गिनाता हूँ पिछले 20 दिन के। आप मुझे बताना इनमें से यहाँ के जो नेता जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि मेरा उनका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मगर मुझे आप बताना कि उनमें से किन मामलों में जाके उन्होंने इन परिवारों को न्याय दिलाने का काम करा। मैं बता रहा हूँ, कोमल पासवान, रचना पासवान, पूजा कुमारी, राजकुमार पासवान, रितेश रविदास, अमन रविदास,
अंकित कुमार, ललन यादव, रंजीत पासवान, इनमें से 20 दिन की घटना है। बताओ कितनों के यहाँ पे जाके यहाँ के नेताओं ने जाकर उनके आंसू पूछने का काम किया, या जिनको न्याय नहीं मिला उनके लिए धरना देने का काम किया। अभी कोमल पासवान के लिए हमारे लोगों ने धरना दिया, तब जाके आरोपी गिरफ्तार हुए। तो आप कहना, आप क्या जानना चाहते हैं? आपको नहीं पता है कि हमारे लोगों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, हर कमजोर को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। और मैं यहाँ क्यों आया आपको पता है? यहाँ के लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर यहाँ आके और उनको ताकत बनाने में मदद करे। क्या सर विधानसभा चुनाव क्लियर है? ये पार्टी का फैसला है। ये पिछली बार जो फैसला था वो भी है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप का था, तो इस बार भी फैसला उनका होगा। मैं किसी के ऊपर थोपता नहीं। बिहार को अपनी ताकत कैसे बनानी है, किसके साथ जाकर बनानी है, बिहार का फैसला है। बस ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जिनसे हमारा वैचारिक विरोध है उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। बाकी सारे चीजें जो हैं वो पार्टी लीडरशिप तय करेगी। एक सर सवाल है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमेशा जनरल से कम जा रहा है, और जो जातीय गणना हुई उसके बाद आरक्षण का जो दायरा बढ़ा उसको भी रोक दिया गया है। तो उसी समाज के साथ बड़ी जैसे समस्या आ गई। ओबीसी समाज तो भोला भाला समाज है, वरना आप बताओ जिनकी आबादी 52% थी वो 27% आरक्षण पे क्यों जो है सहमत हुई? अब सोचो ना। तो जब तक वो भोला भाला बन के राजनीतिक एजेंडों में फंस के वोट करता रहेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब वो अपनी शक्ति बनाने के लिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। रही बात कट ऑफ की, तो ये तो सरकारी नौकरियां कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी। आप और मैं ही, आप देख लेना, मैं भी देख रहा हूँ। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से संविदा, ठेकेदारी, लेटरल एंट्री का जोर चला है, उसके बाद कोई किसी, और आप ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को नौकरी, ईडब्ल्यूएस वालों को भी नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। जब सारा सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा सब रोते फिरेंगे। और मेरी लड़ाई सिर्फ आज के समय में ये कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। वो नहीं दे सकते तो हमें अवसर मिले तो हम देके दिखाएं। बिहार में कई बाबा सराय के बाहर से घूम रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग कर रहे हैं, तो इस पे क्या करना चाहिए? देखो, जिस तरह से किसी अन्य धर्म के राष्ट्र की मांग करना अपराध है, उसी तरह से इस धर्म की मांग करना भी राष्ट्रीय अपराध है। इस धर्म को राष्ट्र धर्म बनाने की बात करना भी एक तरह से क्राइम। ये देश संविधान से चलता है, संविधान के आधार पर चलेगा। बाकी सबको अधिकार है कि वो अपने धर्म की जितनी ज्यादा हो सके उतनी बड़ाई करे। उसमें महानता होगी तो वो आगे फैलेगा, जिसमें महानता नहीं होगी तो वो वहीं रुक जाएगा। सर आपके वैचारिक विरोधी है वो मनु विधान लागू करने की बात करते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि ये लोग संविधान हटाकर मनु विधान लागू करना चाहते हैं। जो देख रहे हो जी, तो एक बाबा है जगत गुरु, सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है। पिछले 11 साल के कार्यकाल में एनडीए की जो केंद्र की सरकार है या स्टेटों में जहां जहां उनकी सरकार है, आप ये देखो, उन्होंने जो कहा उसका उल्टा किया। अब वो कह रहे हैं कि हम वक्फ में इस संशोधन जो कर रहे हैं इसके जरिए गरीब मुसलमान को लाभ होगा। आपको क्या लगता है कि भाजपा मुसलमानों के पक्ष में है या मुसलमानों के खिलाफ? आप आम धारणा मानोगे पूरे भारत में, आप कहीं जाके किसी से पूछ लो, उनके नेताओं के, उनके कार्यकर्ताओं के, उनके लीडरों के, उनके मंत्रियों के, उनकी सरकारों के उनके बयान, उनके जो हैं कथन, उनकी करनी को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो देश की लड़ाई नहीं, देश की तरक्की की लड़ाई नहीं, वो मुसलमानों को कमजोर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको नुकसान का पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हिस्ट्री में सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं। जब 2060-70 के दशक में जाके आज हम 2025 में, आने वाली पीढ़ियां हिस्ट्री पढ़ेंगी तो जानने का प्रयास करेंगे कि जब मुसलमानों पे इतना बड़ा जुल्म हुआ तो उनके पक्ष में कौन खड़ा था, उनके विरोध में कौन खड़ा था। सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, सिर्फ राजनीतिक जो है कुर्सी के लिए आज यहाँ कमजोरों के पक्ष में ना खड़ा हो जाए, मैं इस बात से सहमत हूँ। उनको आज जरूरत है, और आप जानते हैं जब जब किसी कमजोर को जरूरत पड़ी हो, किसी जाति धर्म का हो, उसके चाहे वो किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो या वक्फ का मामला हो, या कमजोर वर्गों पे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे कहीं भी कोई जुल्म हुआ, चाहे पार्लियामेंट में सड़क हो, मैंने कभी अपने आप को उनसे अलग नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा उस लड़ाई को लड़ा और आज भी उस लड़ाई को लड़ रहा। मैं उनको समर्थन करने और विश्वास दिलाने आया हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। भाई महाबोधि महाविहार मुक्त का
आंदोलन चल रहा है, 40-42 दिन लगा सरकार कुछ खर्च नहीं कर रहा है, क्या कहना चाहती है? सरकार जानती है कि ये जो लोग आंदोलन चला रहे हैं ज्यादा दिन तक आंदोलन शायद चला नहीं पाएंगे, इसलिए सरकार चुपचाप बैठी है। जिस दिन सरकार को ये एहसास हो गया कि आंदोलन बढ़ रहा है, इसकी शक्ति बढ़ रही है, लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप याद करो 13 महीने तक किसान आंदोलन में बैठे रहे, सरकार चुप रही। लेकिन जैसे इलेक्शन आया सरकार ने हाथ जोड़ के कहा कि हम किसानों की सारी मांगे मानते हैं। तो मैं फिर स्पष्ट करूंगा, आंदोलन में भी धार पैदा नहीं हुई, आंदोलन में धार पैदा होगी, ज्यादा लोग उससे जुड़ रहे हैं, सरकार अपने आप रास्ते पर आ जाएगी। भाजपा के विधायक है सुनील मणि त्रिपाठी, वो कहते हैं कि जय भीम क्रिमिनल्स बोलते हैं। हाँ, देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इस बात को, देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को क्रिमिनल मानते हैं, तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम तो जय भीम के नारे से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। आप कौन, तो मोदी जी को जय भीम बोलते हैं, अमित शाह जी को जय भीम बोलते हैं, तो वो जय भीम किसको बोल रहे हैं, वो क्रिमिनल किसको बोल रहे हैं? उनके विधायक। तो शायद मुझे लग रहा है कि वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को क्रिमिनल बोल रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि अपने नेताओं के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर, आप दोबारा से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, ऐसे हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की जातियां, पृथक निर्वाचन की बात मैं नहीं कर रहा था, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा था। आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हो, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। जब सेपरेट इलेक्टोरेट के मामले में तो ये रिजर्वेशन आया, जब पूना पैक्ट हुआ, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा था। उसका कारण ये था कि जिस तरह की हिंसा, जातिगत हिंसा कमजोर वर्गों पे हो रही है, तो अगर सेपरेट सेटलमेंट होगा तो शायद इस हिंसा से हम लोगों की जान बची रहेगी। जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। अभी तो जान पे के लाले हैं। अब बिहार को ही देख लो, मैंने आते गिनवाया कि 10-12 घटनाएं ऐसी हैं, कोमल पासवान से लेके पूजा और तमाम जो हैं, जिनकी हत्या हुई है, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोग हैं, और रेप हुए हैं, ये पिछले 12-15 दिन घटना है। तो इस जंगल राज में जातिगत जो है अन्याय वो बंद हो, इसके लिए जो है मैंने सेपरेट